हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने और यूके से हमें ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने। थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच इकबाल सर, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बल्कि दो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कुछ दिन पहले हमने इकबाल सर से भी इस न्यूज़ पर डिस्कस किया था जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उस पे इन्वेस्टिगेशन जारी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो था वो इलेक्शन का था, जिस पे बीजेपी जो है वो बड़े अच्छे वोट लेकर विन किया उन्होंने वहां पर। और एक बार फिर से मुझे लगता है और पूरे इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है। और यहाँ पर वैसे तो हेडलाइंस तो बहुत अच्छी-अच्छी चलती हैं। कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि बीजेपी ने, यानी कि इंडिया के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पार्टी है, वो बेसिकली जो है उन्होंने वोट चुरा लिए, इस तरह की भी बातें हम सुनते आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के इलेक्शन पर एक इंडियन मुस्लिम की क्या राय है, और उसके साथ-साथ ज़ैन पर भी, यानी कि वो पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उस पर उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर वो बिहार के इलेक्शन पे क्या अपनी राय रखते हैं। तो आगाज़ हम जो है वो इकबाल सर से करते हैं। इकबाल सर, आप क्या समझते हैं कि बिहार इलेक्शन पर जो बीजेपी की जीत है, उस पर आप क्या राय रखेंगे? और उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप, मतलब ये कंप्लीट, इस पे आपके एनालिसिस जानने के बाद हम जो है वो जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आगाज ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया रिबा आपका, जैन साहब का, दोनों का ही। देखिए, जो बिहार के अंदर कल रिजल्ट आए हैं, वाकई में ये पूरे इंडिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी परसेंटेज में बीजेपी को जीत मिली है किसी स्टेट में, और खास करके बिहार में, जो आज तक वहाँ उनका अपना सीएम कभी नहीं बना है। वो अलायंस गवर्नमेंट हमेशा बनती रही है, और इस बार भी जो अलायंसेस था उनको बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है, यानी कि 243 सीटों का वो इलेक्शन था, जिसमें से 202 सीट जो है वो बीजेपी और उसके अलायंस जेडीयू को मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत के हिसाब से देखा जाता है। हालांकि भले ही जो अपोजिशन है वो यहाँ वोट चोरी के मामले को लेकर के उसका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी मिली भगत के साथ के अंदर सारी चीजें हुई है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर के मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वोटिंग की परसेंटेज सामने आ रहा है, वो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की एक बहुत बड़े लेवल की जीत है। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह है, उनकी जो अपनी मेहनत और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज थी, उसको लेकर के लोगों ने सराहा है। और लगातार उनके जो वादे हैं उस पर लोगों ने एतबार किया है। ऑपोजिशन पर लोगों ने इतना एतबार नहीं किया है। हालांकि इस जीत के बाद भी ऑपोजिशन का ये कहना है पूरी तरीके से कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ने गेम किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर इतने बड़े परसेंटेज के अंदर अगर कोई गेम होता या कोई ऐसे हालात होते, तो मुझे लगता है कि लोग जो है वो सड़कों पे होते। लोग अगर सड़कों पे नहीं है, इसका साफ मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी और उसका अलायंस जो है वो बिहार के अंदर जो है गवर्नमेंट फॉर्म करे, और उनका अपना सीएम बनता है या उनके अलायंस का सीएम बनता है, अब वो तो पार्टी ही डिसाइड कर पाएगी उस पूरे मामले के अंदर कि किस तरह उनको आगे सीएम डिसाइड करना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जहाँ ऑपोजिशन काफ़ी पिछले दिनों से बातचीत कर रही थी, और मैं आपको बता दूँ ऑपोजिशन जिस तरीके से वोट चोरी की बात कर रही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जो आम लोगों की ज़रूरत होती है, उसको लेकर के भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उन सारी चीज़ों का एश्योरेंस देना चाहिए था कि किस तरह वो सरकार में आते हैं तो कैसे यूथ के लिए काम करेंगे, कैसे लेडीज़ के लिए, मतलब जो हमारी महिलाएँ हैं, उन पे किस तरह काम करेंगे। उन सारी चीज़ों को लेकर के वो मुझे लगता है थोड़ा-सा चूक गए। वहीं पे जो पिछले 20 साल से जो हुकूमत में थे नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री भी आए, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने तकरीबन इस टेन्योर के अंदर 250 के आस-पास जो पॉलिटिकल सभाएँ होती है, जो अलग-अलग, वो उन्होंने अटेंड की। और उनको ये कहा जाता था कि वो बीमार है, वो चल नहीं सकते। उसके बावजूद उन्होंने इतनी तकरीबन 250 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रिलीज़ होती है, उसके अंदर हिस्सा लिया, और ये बताने की कोशिश की कि वो आज भी ऐसे ही यंग है जैसे वो पहले थे, और वो आज भी बिहार स्टेट बहुत अच्छी से चला सकते हैं। और इलेक्शन से पहले भी जिस तरीके से खास करके जो गरीब वर्ग है,
यहाँ का बहुत मिस्कीन जिसको हम कह सकते हैं, उनको काफ़ी मदद उन्होंने पहुँचाई। उसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी लहर थी। उनका कहना था कि इस तरह के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमें चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि पिछले 20 सालों के अंदर उन पे करप्शंस के या कोई ऐसे बड़े चार्जेस नहीं लगे हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर एक गुस्सा या नाराज़गी हो। हमेशा वो नीट एंड क्लीन चीफ के सीएम रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार मुझे लगता है कि पब्लिक ने उन्हें एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को लेकर के वो बाहर आए हैं। अगर ऑपोजिशन को ये लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो अदालतें आज भी खुली है। इलेक्शंस के बाद 45 डेज़ उनके हाथ में होते हैं, वो अपनी शिकायतें लेके अदालत पहुँच सकते हैं रिबा। सही हो गया। ज़ैन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप क्या बिहार के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी की विन पर? बीका पाकिस्तानी आपकी क्या इस पर राय है? देखिए निबाहा, ये एक कोलिजन गवर्नमेंट है वहाँ पर, और ये हमेशा से जीतते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से पिछले। तो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें पाकिस्तान और इंडिया की, तो वहाँ पे जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से होती है कि जिस हुकूमत यानी जो हुकूमत में जमात होती है, उसके लिए ये जैसे उसके बाद के जो जो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अगर असम्बली में आ गए हैं, नेशनल असम्बली में आ गए हैं, आप नेशनल इलेक्शन जीत गए हैं, तो उसके बाद के जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, या उसके बाद जो भी फर्दर अगर इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो उसमें आपको 2-3 तरह के जो है वो एजेस मिलते हैं। देखें, हमारे यहाँ ये है कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में जो रिगिंग होती है, वो शायद इस तरह से होती है कि अगर मैंने वोट किसी को दिया है, मैंने रिबाहा को दिया है, तो वो इकबाल भाई को चला गया, या इकबाल भाई को दिया है, तो वो रिबाहा को चला गया, या कुछ फेक वोट्स होते हैं। ये रिगिंग नहीं होती। मेन रिगिंग होती है प्री पोल रिगिंग, कि आप वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो कैसे सेट करते हैं, आप वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसे जो है वो अपने कंट्रोल में करते हैं, तो वो हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता है। जैसे आप पाकिस्तान की अगर मिसाल लें, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई हुकूमत होती है, कोई जमात होती है हुकूमत में, तो आपने देखा कि जो पीटीआई के दौर में अगर कोई होता है ज़िमनी इंतखाब, तो वो पीटीआई जीत जाती है। नून लीग के दौर में होता है तो नून लीग जीत जाती है। तो होता बेसिकली ये है कि हुकूमत में आप होते हैं, आप अपनी मर्जी से जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी से रैलियां निकाल रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी मर्जी से जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं। आप अपने हिसाब से जो है वो, क्योंकि आपको मुकम्मल आज़ादी होती है, पुलिस आपके अंडर है, बाकी सारे जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो आपके अंडर है, तो आपको ये एज तो हासिल होता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो प्री पोल रिगिंग को शायद उस तरह से रिगिंग तस्वुर नहीं करते, या उस तरह से सोचते नहीं। तो मेरे ख्याल में जो बिहार का इलेक्शन है, उसमें मैं रिगिंग वगैरह की बात नहीं करूंगा। उसके पीछे वजह ये है कि मुझे शायद पहले से ये मैं चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता था कि जिस अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, तो शायद कांग्रेस को ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें मिलती वहाँ पर। तो अब क्योंकि बीजेपी की हुकूमत थी, तो बीजेपी को ये फेवरेबल सिचुएशन मिलनी थी और उन्होंने ये इलेक्शन जीतना था। तो कांग्रेस वैसे भी मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे से थोड़ी-सी एक्टिवेट हुई, राहुल गांधी थोड़ा-सा उन्होंने करंट शो किया। लेकिन ये है कि अब जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सिम्पैथी भी आती है, एम्पैथी भी आती है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स वो देखते हैं कि कौन-सा जो है वो इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। तो बीजेपी मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड जो पॉपुलिस वोट वोट है, वो बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर रही है, उसको हासिल कर रही है और उसका वो फ़ायदा ले रही है। तो मेरे ख्याल में ये प्रेडिक्टेड था, इसमें कोई मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ। अगर किसी लोगों ने अगर कोई खामख्याली उनके ज़हन में थी कि यहाँ पर कोई कांग्रेस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स कर देगी, या कोई और जमात जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर देगी, तो ये शायद उन्होंने जो है वो ओवरडोज किया हुआ था खुद को। सही हो रिबा, गया। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जिस तरीके से ज़ैन जी, ने जी, कहा कि जब जी। किसी की गवर्नमेंट होती है, तो ऑब्वियसली सारी एजेंसीज़ हो या पुलिस हो या जो भी फोर्सेस हो, वो उनके अंडर आती है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जब वोटिंग हुई इस बार बिहार के अंदर, तो मैं आपको बता दूँ, आज़ादी के बाद से पहली बार बिहार में रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोलिंग, जिसको लेकर के ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी ना होते हुए प्रो इनकम्बेंसी हुई है, जिसको लेकर के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। हकीकत में यह है कि कांग्रेस हो या उसका अलायंस हो, वो पूरी तरीके से मान रहा था कि वो बम्पर लेवल से जीत रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आए, तो उसने ये बताया कि आम जो लोग हैं, वो बहुत फेवर में बीजेपी और उनके अलायंस के अंदर आकर के उनको वोट किया है, जिसका एक रिजल्ट जो है सामने आ चुका है अब 202 सीट की विनिंग को लेकर के। और जहां हम ये मान रहे थे कि आरजेडी जो है यहाँ पर जो कांग्रेस के
साथ की अलायंस है वो बहुत बड़े लेवल की नंबर 1 पार्टी बनेगी, वो महज़ अलायंस के साथ में 25 सीट पर ही महदूद रहेगी। ये लेकिन जिस तरीके से लोग निकले, तो हर कोई ये मतलब ज़मीन पर ये मान रहा था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी है, इसको लेकर के लोग निकले हैं, लेकिन ना, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो प्रो इनकम्बेंसी थी, जिसको लेकर के बहुत बड़े लेवल पे मेजॉरिटी के अंदर बीजेपी और उसका अलायंस जेडीयू जीता है। सही हो गया। अच्छा, इकबाल सर, मेरा आपसे ही सवाल है। अभी हमने देखा था कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद उसमें जो लोग, यानी कि जो जिस जिस यानी कि एक गाड़ी से ब्लास्ट हुआ था, उसके जो नाम का पता किया तो वो किसी कश्मीर वाली साइड से ही निकल रही थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों इतनी बढ़ती जा रही हैं? और अब एक और हमने ब्लास्ट देखा श्रीनगर में एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें 8 लोग जो हैं वो मारे गए। क्या आप राय रखते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं या कुछ इस तरह का, वो ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही? आए दिन आप लोगों के यहाँ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, एक बात देखिए, मैं ये 14 तारीख की रात को जो ब्लास्ट हुआ था, मैं उससे पहले 10 तारीख को जाऊँगा। 10 तारीख को दिल्ली के अंदर जो I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी नाम का एक जो इंसान था, वो उस गाड़ी को चला रहा था और वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2000 माफ़ करिएगा, अक्टूबर महीने से। आपने जिस तरह से कहा कि एजेंसीज़ का ध्यान नहीं दे रही है, एजेंसीज़ लगातार ट्रैक कर रही थी, और उनको एक जो सबसे पहला मामला सामने आया था, वो तब आया था। एक कश्मीर के अंदर ही, ये नौगाँव जो पुलिस स्टेशन है, उसी के अंतर्गत एक जैश-ए-मोहम्मद का एक बैनर लगाया गया था। उस बैनर को लगने के बाद में लगातार इसकी इंक्वायरी शुरू हुई, तो 3 ऐसे लोग जो थे, वो पता लगे कि उन्होंने लगाया है। जब उनको पकड़ के लाया गया, तो एक मौलाना का नाम भी सामने आया, तो मौलाना को भी अरेस्ट किया गया और उस मामले की पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो धीरे-धीरे ये मामला जो है, वो श्रीनगर से निकलते फरीदाबाद की ये एफआईआर जो हुई थी, वो श्रीनगर के नौगाँव में हुई थी। तो वहाँ पर से जब इंक्वायरी शुरू हुई, तो पता लगा कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट को लेकर के अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर जैश-ए-मोहम्मद का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस थी, वो फरीदाबाद पहुँची, जहाँ डॉक्टर नबी और उनके साथियों को ढूँढ रही थी, और अचानक जब नबी को ये पता लगा, तो ये कहा जाता है कि वो गाड़ी लेकर के निकला। उस टाइम पे उनका ब्लास्ट का ये प्लानिंग नहीं था, लेकिन उनका ये स्क्रिप्ट था कि जो उनके पास बारूद है, उसे कहीं ठिकाने लगाया जाए। लेकिन किसी चलते वो गाड़ी के अंदर ही तकरीबन 6:51 को लाल किले के बिल्कुल सामने वो गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 12 लोगों की मौत की खबर आई थी। उसके बाद में ये इंक्वायरी धीरे-धीरे करके बढ़ती गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर वो वहाँ पिछले 2 साल से रह रहा था, वहाँ जाकर के पुलिस ने जाँच करनी शुरू की, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो तकरीबन 300 किलो के आस-पास पकड़ा गया। दूसरे दिन फिर आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 3000 किलो के आस-पास पकड़ा गया, काफ़ी हथियार पकड़े गए, उसके साथ में काफ़ी पैसे पकड़े गए, कुछ और चीज़ें भी उनके हाथ लगी है। उन सारी ही चीज़ों को लेकर के लगातार पुलिस, चूँकि मामला ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी, वो जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी, तो वहाँ जो ये जितना सामान पकड़ा था, उसे लेकर के वो टीम वहाँ पहुँची थी, और चूँकि अदालत को ये सारी चीज़ें बतानी होती है कि हमने क्या-क्या चीज़ें पकड़ी है। जो सामान था, वो पुलिस स्टेशन से बाहर रखा गया था, और जो टीम है, एक जज के साथ में अलग-अलग फॉरेंसिक की टीम है, पुलिस की टीम है, तहसीलदार की टीम जो है, वो इंक्वायरी के लिए वहाँ पहुँची थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामान पकड़ा गया था, जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था और बाकी डेटोनेटर्स थे, टाइमर्स थे, ये हमेशा अलग-अलग रखे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि टाइमर अगर चालू है, और अगर वो डेटोनेटर को सीधा कनेक्ट कर देता है, तो अचानक वो ब्लास्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रखते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते ये सारी चीज़ें एक साथ रखी गई थी, और उसकी एफएसएल जो टीम जो थी फॉरेंसिक की, वो लगातार इसकी इंक्वायरी कर रही थी, और उसी में अचानक ये ब्लास्ट हुआ है। एक बात ये आ रही है, दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि चौकी के बाहर एक गाड़ी थी, जिसे आईईडी के ज़रिए ब्लास्ट किया गया है। उसके बाद में लगातार इसके अंदर ब्लास्ट होना शुरू हुआ है। उसकी इंक्वायरी फिलहाल चालू है। इसके अंदर अब तक जो माना जा रहा है, तकरीबन 10 लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं, और कम से कम 25 और 30 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए।
इसके अंदर 5 जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अस्पताल में चालू है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक बात साफ हो गई, जिस तरीके से आपने कहा हमारे एजेंसीज़ को लेकर के, ये प्लानिंग बहुत बड़े लेवल का था। काफ़ी जगह धमाका करने की कोशिश की, तो काफ़ी मुस्तैद रहते हुए एजेंसीज़ ने इन सारी चीज़ों को पकड़ा है और लगातार पूरे इंडिया के अंदर ये रेड्स हो रही है, जहाँ-जहाँ लग रहा है। तकरीबन अब तक 500 जगह पे इस तरह के जहाँ-जहाँ उनको जानकारी मिल रही है, वो छापे डाले गए हैं और कई लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है। तकरीबन 8 लोगों की तो गिरफ्तारी अब तक शो कर दी गई है, बाकी कई लोगों से पूछताछ जारी है। तो इस मामले को लेकर के एजेंसीज़ हो, पुलिस की टीम हो, फिर एमआई हो और ये जितनी भी एजेंसीज़ है, ये सारी ही चीज़ों को लेकर के लगातार इंक्वायरी कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये जैसे मोहम्मद का जिस तरीके से नाम आ रहा है, तो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये बारूद मिला है और जो हथियार मिले हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि बाकी कोई नेपाल बॉर्डर और यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो कोई आने के चांसेस है, तो वो पाकिस्तान बॉर्डर से ही एक माना जाता है कि आने के चांसेस है। तो इसको लेकर के अभी इंक्वायरी शुरू हुई है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन है रिबा। अच्छा ज़ैन, इस बार बड़ी हैरत की बात है कि अभी पाकिस्तान को मज़ाहिरी तौर पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा या ब्लेम नहीं किया जा रहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी थे या पाकिस्तान से इसका ताल्लुक था या पाकिस्तान की एजेंसी को नहीं टारगेट किया गया। तो बड़ी ब्लेसिंग बात है मुझे लगता है। लेकिन ये कहीं पे भी इस तरह के ब्लास्ट जो हैं इंसानी जान का ज़िया है। मुझे लगता है कि ये दोनों जो ख़ित्ता है यानी कि बरसगीर के अंडर ही हम आते हैं, यानी कि पाक व हिंद। हम अगर इंडिया की बात कर लें या हम पाकिस्तान की बात कर लें, तो मुझे लगा एक ही तरह के लोग हैं। अगर एक इंसान का जो वो एक अगर एक इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो उसकी जान को या अगर नुकसान होता है तो वो तमाम इंसानियत के मतलब मुझे लगता है कि वो सबका ही नुकसान है। तो हमें इन चीज़ों को काबू पाना चाहिए। आप क्या कहेंगी ये जो ब्लास्ट दिन-ब-दिन पहले दिल्ली जो है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अब हमने देखा कि श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में इस तरह के मामलात हुए। इस पर आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? नहीं देखिए, वो जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं सवानी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था इस पे। उन्होंने कहा था कि इंडिया को इस दफ़ा सबक मिल गया है बेसिकली, कि उन्होंने 6-7 त्यारे गवा के उनको इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे नहीं लगाना। मैं नो ऑफेंस टू इंडियन फ्रेंड्स या जो भी सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन ये मैं इंडियन जो मेरे दोस्त हैं साफ़ी, उनके ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ। बेसिकली मामला ये है रिवाहा कि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा धमाके होते हैं। और ये खुला मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुली हकीकत है कि पाकिस्तान को भी पता है कि कहीं न कहीं उसकी उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, और पाकिस्तान की भी बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने मानी है, जो इंडिया में मामलात हुए, मुंबई अटैक्स वगैरह ये वो। लेकिन मामला ये है कि ये जो भी हो, आपको क्लियरली भी चीज़ पता हो, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक धमाका हुआ है और उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर आप ये खबर चलाना शुरू कर दें कि ये फलाँ चीज़ जो है वो पाकिस्तान ने की है। बेसिकली आपको एक प्रॉपर जो है वो नेटवर्क के थ्रू आना पड़ता है। जब मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली दीवार के साथ उन्होंने लगा दिया था। जब मुंबई अटैक्स हुए और सारे मामलात, तो क्योंकि वो डिप्लोमैटिकली आए। अब की बार ये हुआ है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद जब इंडिया ने अटैक लॉन्च किए पाकिस्तान पे, जवाबी हमला पाकिस्तान ने किया बुनियान मरसूस की सूरत में, तो उसका फिर रिजल्ट ये हुआ कि डिप्लोमैटिकली इंडिया दीवार के साथ लग गया। क्योंकि आप किसी भी सॉवरेन कंट्री पर कोई जब हमला करते हैं, तो ये इस तरह की इंसर्जेंसी होना, धमाके होना, ये पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान में ज़्यादा नॉर्मल है इंडिया की निस्बत। लेकिन ये है कि आपको इंटरनेशनली प्रूव करना होता है, फिर आप हमला कर सकते हैं। लेकिन ये है, इंडिया ने बड़ी जल्दबाजी की ऑपरेशन सिंदूर की सूरत-ए-हाल में, तो उसका फिर उनको नुकसान हुआ। तो अब इन्होंने बड़ी जो है वो ज़हानत का मुज़ाहरा किया है। उन्हें आइडिया हो गया है कि पॉपुलस जो वोट बैंक के लिए या लोगों को लुभाने के लिए ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप किसी न्यूक्लियर जो पावर है उसके साथ जंग छेड़ देते हैं, तो उसका एंड क्या हो सकता है? उसका एंड फिर दो तरफ़ा जो है वो नुकसान है। वो एक तरफ़ा नुकसान, ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी, तो ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ़ पाकिस्तान का नुकसान होगा या सिर्फ इंडिया का नुकसान होगा, वो दोनों हुकूमतों का नुकसान होगा। पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, इंडिया का भी हुआ, आप अपने-अपने एंड पे जो भी है वो कह सकते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि
ये जिम्मेदारी और समझदारी अब एक तो की इंडिया ने, ये उनको क्रेडिट जाता है। दूसरी बात ये कि मीडिया ने इसमें भी वो रोल अदा करने की कोशिश की। शुरू की जो खबरें हैं वो अगर आप पढ़ें या आप सुने इंडियन मीडिया पे, तो उन्होंने यही कहा था पाकिस्तान पाकिस्तान, वो कहना शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं से फिर उनका बटन दबाया गया कि कंट्रोल रहे, क्योंकि जब ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो फिर जो सवाल पूछते हैं ट्विटर पे, लोग सवाल पूछते हैं, वोटर और सपोर्टर जो हैं बीजेपी की, वो सवाल पूछते हैं और वो डिमांड रखते हैं बेसिकली। क्योंकि पिछली दफा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो वो एक तरह का डिमांड थी ट्विटर पर लोगों की कि ये वाली चीज अगर है तो इस पे पाकिस्तान पे आप हमला क्यों नहीं करते, और फिर इंडिया ने वो हमला किया और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो सारी चीजें हुई। अब मामला ये है कि मेरा ख्याल है कि अब इनको ये आइडिया हो गया है, जैसे इकबाल साहब बता रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो वो पूरा डॉक्टर्स का एक ग्रुप है जिसकी बात हो रही है सारे मामलात, उसमें मल्टीपल डॉक्टर्स हैं और उसमें फिर कुछ मौलवी आजाद की इन्वॉल्वमेंट बता रही है। तो अब इनको एक चीज का आइडिया हुआ कि यहाँ के जो अंदर के मुसलमान हैं या मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर भी एक रिटेलिएशन की जो है वो माइंडसेट मौजूद है, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और ये जो चीजें हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं इकबाल साहब, ये जो है इसके लिए पाकिस्तान से लाना भी इतनी कोई मेन स्ट्रीम चीज नहीं है, इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डायरेक्ट कोई बम है। ये तो ये है कि आप जो कोई जहन रखने वाले लोग हैं, जो इंजीनियरिंग की फील्ड के हैं, जो डॉक्टरी की फील्ड के हैं, जो न्यूक्लियर साइंस को जानते हैं, उनको आइडिया है कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको इकट्ठे करें तो एक धमाके की सी फिजा पैदा हो सकती है। क्योंकि उनका मकसद दहशतगर्द कहीं भी हो, उसका मतलब उसके पास पिस्तौल हो, उसके बाद क्लाशनकोव हो, उसके पास जनाब एटम बम हो, उसका मकसद होता है लोगों को नुकसान पहुंचाना। तो लोगों को नुकसान जिस चीज से भी पहुंचेगा वो उस चीज को यूज करेगा। तो अब सारा मामला ये हुआ है कि अब इंडिया को एक चीज का एहसास होना चाहिए कि ये जो पॉपुलस लीडरशिप है बीजेपी की, ये जो हिंदुत्व सोच को का प्रचार हो रहा है वहां पर, ये सारी चीजें हम 1970s 1980s में देख चुके हैं पाकिस्तान में, जब जियाउल हक का दौर था और हमने वॉर ऑन टेरर जो यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ रहा था, जब वहां पर हमने तालिबान तैयार करके भेजे थे, तो वो नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। तो बीजेपी को और आम जो इंडिया के शहरी हैं उन चीजों को, उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये चीज जिस आग में वो धकेल रहे हैं इंडिया को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाएंगे। हम अभी तक पिछले 30-40 सालों तक अभी तक दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम पराई जंग में कूदे थे और हमने रिलीजन कार्ड को हर जगह पे जो है वो इस्तेमाल किया जियाउल हक साहब ने, तो उसका अभी तक हमें नुकसान हो रहा है। सेम गोज विद इंडिया। अब जितनी हिंदुत्व सोच आप रोज देखते हैं कि कोई इस तरह की मूवी आ रही होती है, डॉक्यूमेंट्रीज आ रही होती हैं जिसमें हिंदुइज्म को देखें आप, हर शख्स का मजहब हमें जो है वो सर आंखों पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक घर में, मेरे साथ हिंदू लड़की रहती है और हमेशा इस चीज पे हम डिबेट करते हैं कि ये हम लोग एक घर में इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर के दोनों तरफ जो है वो वहां पर नहीं रह पा रहे। उसके पीछे वजह यह है कि अपने अपने मजहब को या अपने अपने कुछ रवायात को इतना हाइप दी जाती है और दूसरे को इतना छोटा समझा जाता है कि उससे फिर इवेंचुअली दोनों साइड का नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी बेहतरी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया मीडिया ने भी, गवर्नमेंट ने भी। और ये जो श्रीनगर वाला मामला हुआ वो तो आपको पता है, वो तो थोड़ी सी जो है वो अच्छे तरीके से अगर चीजें हैंडल की जाती तो वो तो होता नहीं, वो तो पुलिस की गलती से या जो वो लोकल वहां पे जो चीजें हैंडल कर रहे थे उनकी गलती से वो सारा मामला हुआ। और दिल्ली अटैक भी जो है वो एक तरह से तो जो है वो किसी ना किसी तरह से जो इनकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस थी उसका कहीं ना कहीं उसका जो है वो लूप है कि एक इतना बड़ा जो है वो भरा हुआ भरी हुई जो गाड़ी है वो बारूद भी एक तरह का है, तो उसको लेके वो लाल किले के आगे से गुजर रहे हैं या वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए वहां तक जा रहे हैं। तो इन चीजों पे उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर जाके जड़ से खत्म करना चाहिए। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जड़ से टीटीपी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां से ये मामला हो रहा है। सेम गोज विद इंडिया। इंडिया को ये चाहिए कि जो अंदर चीजें हो रही हैं, जो ये मुतशद्दिद रवैये वाले लोग हैं वो कहीं पर भी हों, हमें इस बात से कोई गरज नहीं है कि कोई भी शख्स, किसी भी शख्स की जान जाती है हमारे लिए, वो भाई है बहन है, वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, अफगानिस्तान का हो। बिल्कुल ज़ैन आपने बिल्कुल सही बात की। और टेररिज़्म का भी ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इसे इकबाल सर भी जो है वो मानेंगे कि टेररिज़्म का जो रिबा, ताल्लुक है वो किसी भी मज़हब से ज़हन नहीं। की ही बात को ज़हन की बात को लेकर के आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरीके से ज़हन ने कहा कि टीटीपी जो है वो ब्लास्ट करती है,
तो वो उसके तार जो है अफ़गानिस्तान से आपने जोड़ दिए। तो आपने कहा कि जो भी इस तरह के नाफिज़ है उसको ख़त्म करना चाहिए, तो हम भी तो वही कोशिश कर रहे हैं। इसका अगर पूरे केस की शुरुआत अगर देखो तो जैसे मोहम्मद के नाम से ही शुरू हुई है, जो बैनर लगा था उसके बाद में सारी चीज़ें सामने आई और उसके बाद में लगातार एजेंसीज़ एक्टिव हुई और उसने जाँच करनी शुरू की और ये लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की चीज़ें मिल रही है कि कुछ होगा, कुछ होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार एजेंसीज़ लगी हुई थी और उसी को लेकर के एजेंसीज़ जो है उसके अंदर कामयाबी हासिल कर चुकी है। अगर इतना बड़ा बारूद और जो मवाद पकड़ा गया है, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े धमाके हो सकते हैं और जैसे डॉक्टर ज़ैन ने कहा कि डॉक्टर जो होते हैं उन्हें काफ़ी आइडिया होता है, वो काफ़ी इस तरह की चीज़ें आसानी से हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान में रहते हो और यहाँ रहते हो, बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ एक एजेंसीज़ का हमने जो देखा है, जो हमने आज तक पढ़ा है और जो हालात हम टीटीपी वगैरह के देखते हैं कि जब कमर जावेद बाजवा वहाँ मौजूद थे, जब टीटीपी लगभग-लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसको लाकर बसाने वाला खुद कमर जावेद बाजवा थे, जिसको लेकर के काफ़ी ऑब्जेक्शंस किया गया था, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूँ, एजेंसीज़ इतनी एक्टिव है कि इतना आसान नहीं है यहाँ से किसी हथियार को हासिल करना और ख़ास करके अमोनियम नाइट्रेट हो, आरडीएक्स हो, ये इतना आसान हमारे यहाँ नहीं है। और आप देखोगे कि आए दिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हल्की-सी भी हमको अगर भनक लगती है तो हमारी एजेंसी फटाफट सारी चीज़ें खोलती है। लेकिन ये काफ़ी लंबे वक़्त के बाद मैं आपको बताऊँ कि इतना बड़ा जो बारूद का ज़ख़ीरा है वो इंडिया के अंदर अब पकड़ा गया है ख़ास करके। तो ये 100% हम श्योर करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के कि ये पॉसिबल इंडिया में नहीं है। ये इंडिया के बाहर से ही है और किस तरह आया, किस रास्ते से पहुँचा है, उसकी अब ये तहकीकात की जा रही है, कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व्ड है। उन सारी चीज़ों को लेकर के जाँच की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि कोई भी हो, किसी की भी मौत किसी भी मुल्क में हो, सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए ये तस्लीम किया जाता है और लगातार यही चीज़ें डिप्लोमेसी को लेकर के अगर मनमोहन सिंह के दौर के अंदर बताई गई थी, तो इस दौर के अंदर भी जब मोदी जी आए थे, तो मैं आपको बता दूँ कि जब अटैक हुआ था, वहाँ आईएसआई की पूरी टीम को हमने यहाँ बुला कर के सारी चीज़ें दिखाई थी एयरबेस। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं हुई, उसके बाद भी जो लगातार चीज़ें सामने आती रही, चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो, ये सारे ही मामलों के अंदर चीज़ें सामने आई और उसके बाद जाकर के मामलात बिगड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक पॉलिटिकल क़यादत जो है, वो डिप्लोमेसी को लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में हम लगातार ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ डिप्लोमेसी को लेकर के पॉलिटिकल क़यादत बात नहीं करती है, वहाँ आर्मी जो है वो लगातार बात करती है और इसमें कोई मतलब वो पाकिस्तानी ये भले ही वहाँ बैठ कर के बेचारा मना कर दे, लेकिन अंदर से वो खुद जानता है कि आज किसी बिज़नेसमैन को भी अगर कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, तो वो पॉलिटिकल क़यादत से बात नहीं करती है, वो आर्मी चीफ़ से बात करने की कोशिश करती है। तो इससे साफ़ है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि दोनों ही मुल्कों की पॉलिटिकल क़यादत को चाहिए कि इस तरह के मामलात को वो बैठ कर के ख़त्म करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर ये जो वॉर का बादल एक तरीके से मंडरा रहा है लोगों पर, वो ख़त्म हो जाए रिबा। बिल्कुल सर, इकबाल सर मेरा आपसे एक और सवाल है। आप क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को सपोर्ट करते हैं? या आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए? इससे किसी को फ़ायदा हुआ है या सिर्फ़ ऑपरेशन सिंदूर से किसी को फ़ायदा हुआ है? मेरी बात मैंने मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जंगें जो होती है ना वो किसी के फ़ेवर में नहीं होती है। दुनिया की कोई भी जंग हो एंड ऑफ द डे टेबल पे ही आके बात करनी पड़ती है, वहीं से लोगों के भरोसे को जीता जाता है और वहीं से एक नई शुरुआत की जाती है। कोई भी ऑपरेशंस हो इसे बेहतर नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा जाता है, उसके बाद कई ऐसे एविडेंसेस इंटरनेशनली भी दिए गए हैं, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ें ना हो तो एंड उसका इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी उसके लिए भी एक जंग जैसा ही हथियार है। तो मुझे लगता है कि ये ना हो, ज़्यादा बेहतर है। मैं किसी जंग के फ़ेवर में ना पहले था, ना आज हूँ। मैं आपसे बता दूँ कि दोनों ही मुल्क की जो अवाम है वो ये जंग नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी क़यादतें हैं, जो चाहती है कि जंग हो, उसकी वजह है कि उससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। आज आप देखिए कि पूरे इस हालात के अंदर जो फ़ायदा आम लोगों को तो कहीं नहीं पहुँच रहा है। आम लोग तो इसकी सिर्फ़ ज़ब्त में आ रहे हैं, मार खा रहे हैं,
चाहे वो महँगाई हो, उसका खामियाज़ा आम लोगों को भरना पड़ता है। टॉप क्लासेस को ये चीज़ें नहीं भरनी पड़ती है, वो हमेशा जो हुक्मरान हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, वो उन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार अपना काम करते रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ ज़मीन पे उतर के वो सारी चीज़ें देखते नहीं हैं रिमा। ज़ैन इन पर कुछ कहना चाहेंगे फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं? नहीं रिबा, मैं वही कह रहा हूँ, पहले भी जो मेरी बात, वही मेरी फिर भी बात है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम रिलीजन को एज एन टूल इस्तेमाल करते रहेंगे, और जब तक हम ये समझते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की साइड हो चाहे वो इंडिया की साइड हो, कि रिलीजियस सुपरियोरिटी है हमें एक दूसरे पर, हिंदू मुसलमान से अफजल है या मुसलमान हिंदू से अफजल है, तो ये मामला हल नहीं होगा। और यही चीज़ आजकल मैं इंडियन मीडिया देखूं, पाकिस्तानी मीडिया देखूं, जहाँ पर भी देखूं, तो एक जो हम सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एक दूसरे के लिए जो है वो पैदा कर रहे हैं, या हम समझते हैं हम सुपीरियर हैं, इंडिया वाले समझते हैं हम सुपीरियर हैं, तो हम मेरे ख्याल में इस लड़ाई से तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, और लड़ाई लड़ते हुए हम दोनों ममालिक पीछे जा सकते हैं, आगे कभी नहीं जा सकते। तो वही मैं तो हमेशा कहता हूँ, वो शेर है ना कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो जंग जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। और टेबल टॉक, हाँ, अनटिल और अनलेस कि सिचुएशन जैसे अफगानिस्तान में, कि अगर वहां पर कोई प्रॉपर हुकूमत ना हो, यानी वो एक ऐसे लोगों की हो जिन्होंने जिंदगी में कभी हुकूमत की ना हो, उन्होंने लड़ाई ही की हो, उनको सिर्फ आती लड़ाई हो। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दोनों तरफ बड़े बड़े जो है वो अच्छे लेवल के सियासतदान मौजूद हैं, और अच्छी लेवल के डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में उनकी मतलब डिप्लोमेसी जो है उसको सराहा जाता है, वो इंडियन साइड हो वो पाकिस्तानी साइड हो। तो बात यह है कि जब तक इन दोनों साइडों पर ये ज़हन नहीं लड़ाया जाएगा इस चीज़ पे, अभी तक तो हम सिर्फ वॉर स्ट्रैटेजी को सोचते हैं दिन रात, और हम ये सोचते हैं कि हम ये जहाज़ ले लें तो ये सुपीरियॉरिटी हो जाएगी, ये वाला हमारे पास जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि अगर हमारी सुलह हो तो हमें ना तो जहाज़ों की ज़रूरत है, ना हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत है, हमें बस जो है वो आपसी भाईचारे की ज़रूरत है, और हम इस तरह की चीज़ें जो है वो माज़ी में देख चुके हैं, कर चुके हैं, समझौता एक्सप्रेस की सूरत में हो, दूसरी चीज़ों की सूरत में हो, तो वो इंतहाई खूबसूरत चीज़ होती है। मुझे अभी भी याद आ रहा है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब ये गिपी ग्रेवाल आए, ननकाना साहब, क्योंकि मैं खुद ननकाना साहब से हूँ, फिर सनी देओल वगैरह आए, करतारपुर साहब, और वो सिद्धू साहब आए, तो वो एक इतनी खूबसूरत सी फिजा लगती थी, इतनी एक अपनाइयत वाला मामला लगता था, और ऐसे लगता था कि शायद चीजें जो है वो अब कंट्रोल में आने जा रही। दूसरी चीज ये है कि इकबाल भाई ने जैसे कहा कि आर्मी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती है, तो पीटीआई के दौर में मैं आपको ये वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूँ, मैं क्योंकि खुद उस टाइम गवर्नर पंजाब का मीडिया मैनेजर था, तो पीटीआई के दौर में जो बाजवा थे वो चाहते थे इंडिया के साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात जाना। लेकिन जो 370 रिवॉक हुआ तो उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हमारे उस वक्त के वजीर खारजा थे, उनको ये बात बताई कि आप अगर अब इनके साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे चीजें, तो लोग कहेंगे कि आपने कश्मीर का सौदा कर लिया। सो बेसिकली बात वहीं आ जाती है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आकर तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। वो सिर्फ़ अपनी सियासी साख को बचाने के चक्कर में, और इस चक्कर में कि मेरा वोट बैंक ना खराब हो, वो इस तरह के बोल्ड फैसले लेने से डरते हैं, झिझकते हैं। अदरवाइज़ तब जो बाजवा हैं, उन्होंने पूरी तरह से ये गो अहेड दिया था हुकूमत को, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो आर्मी चीफ होते हैं, उनका बहुत किरदार होता है हुकूमत को चलाने में, हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में। लेकिन उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया के लिए बहुत टिल्टेड थी, और बहुत बड़ा मौका था इमरान खान साहब के पास, उस टाइम की पीटीआई की गवर्नमेंट के पास, कि वो इंडिया के साथ जो चीजें हैं वो नॉर्मलाइज करे। लेकिन आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, वो आपको पता है, उसके बाद फिर ये मामलात ही इतने बिगड़े, ऑपरेशन सिंदूर, और हम जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ वार रहे हैं थ्रू आउट इस जो टेन्योर में आसिम मुनीर साहब के। तो इस चीज से यहाँ से वापस जाना थोड़ा ज्यादा सफर लग रहा है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ज्यादा सफर लग रहा है, थोड़ी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी दोनों साइडों के उन लोगों को जो जंग नहीं चाहते। क्योंकि जो लोग जंग चाहते हैं, जिनकी रेटिंग बढ़ती है जंग के साथ, जिनकी व्यूअरशिप बढ़ती है जंग के साथ, वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे 2 4 5 जंगे हो जाएं। लेकिन जो लोग अमन पसंद हैं, उनको कोशिशें तेज करनी पड़ेंगी, तो फिर ये मामला किसी जो है वो सूरत हाल में आएगा, किसी तरह से कंट्रोल होगा, और फिर शायद कोई उम्मीद पैदा हो। तो मेरे ख्याल में
ये उम्मीद जो है अब अगले कोई 10 साल, हमारे इधर आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर साहब ही हैं, वहां पर भी अभी 5 साल मोदी साहब हैं, उसके बाद अब देखते हैं दोबारा इलेक्शन होते हैं या जो मामलात होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अगर इस तरह की चीज पे ये सोचें, इस तरह की स्ट्रेटजीज पे सोचें, तो फिर इनको ना तो अमेरिका की जरूरत होगी, ना रशिया की, ना चाइना की। ये अगर सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए इन मुल्कों की जरूरत है, सुलह अगर हमारे दरमियान में हो जाए तो हमें इनमें से किसी मुल्क की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सन मैं सही एक चीज़ कहा। माफ़ जी, करिएगा जी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। रिलीजन की जहाँ तक बात की जा रही है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी सिर्फ मुस्लिम है। इंडिया के अंदर 20 से 22% जो है वो मुस्लिम है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप मीडियाज़ और इनकी बात कर रहे हो, वो मुझे सही ज़मीनी तौर पे वो हकीकत नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर ऐसी हकीकत होती, तो कल ही बिहार में जो इलेक्शंस आया है, जिसके अंदर बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल की जीत हासिल की है, उसके अंदर मुस्लिम वोटर्स जो है उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर बीजेपी और उनके अलायंस को जो है वोट दिया है। तो ये जो चीज़ें आप वहाँ देख कर के बैठ के बात करते हैं या बताते हैं, मैं कई बार पाकिस्तान के चैनल्स को देखता हूँ या यूट्यूब को देखता हूँ, या जो काफिर मुल्क और इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ और यहाँ के हालात में बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपको फिर बता दूँ। जितना बताया जाता है वैसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसे हालात तो वहाँ, अगर मैं मुस्लिम्स की भी बात करूँ, तो क्या मुस्लिम्स के अंदर शिया सुन्नियों के अंदर मामलात नहीं है? क्या कादियानियों के अंदर नहीं है? क्या वहाँ ऐसे कुछ बड़े-बड़े जो सरदार गिने जाते हैं उनमें नहीं है? ऐसे हालात दुनिया में हर जगह होंगे, चाहे वो यूरोप कंट्री की बात कर लो, अमेरिका में काला-गोरे का है, यूके है। तो ये जो थोड़े बहुत हालात हैं वो हर जगह होते हैं, अगर इंडिया में हो रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान मीडिया दिखाता ही है कि इतना बड़ा सुपीरियरिटी हिंदुओं को लेकर, कि आप यकीन करिए, देखिए मैं इस वक़्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, खुल करके बात कर रहा हूँ, और ये पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ, अनगिनत बार मैंने बात की इन सारी चीज़ों को लेकर। मुझे कहीं आज तक ना एजेंसीज़ ने, ना हमारी सरकार की तरफ से कोई अ, एक आधा फ़ोन आया हो या कोई नोटिसेस भेजा गया हो, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी इन सारी चीज़ों को लिया हो। और अगर यही चीज़ें आप पाकिस्तान के अंदर बैठ कर के सरकार के खिलाफ या ये सारी चीज़ें कर दोगे, तो दुनिया के नोटिसेस और लोग पीछे पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ हम सरकार के खिलाफ भी बात करते हैं। अगर हमको लगता है कि सरकार बराबर काम नहीं कर रही है, हमने उस पे भी बात की है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी बात की है। ठीक है, उनके जो फैसले हैं उसका इख्तियार उनके हाथ में है, उसको हम बहुत इज़्ज़त से देखते हैं, लेकिन उसपे हम बात करते हैं, उसको लेकर के कभी हमको इतना प्रेशराइज़ नहीं किया गया है जनरल। नहीं, मैं एक बात आपको बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ ये है, मैंने इस तरह की ना तो कोई बात की है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताया कि मैं खुद इंडियन फैमिली के साथ रह रहा हूँ। नहीं, नहीं, उनका मैं जो आपकी बात पे मैं सुन मैं माफ़ करिएगा, मैं मैं बताता हूँ आपकी बात आपको, मैं नहीं कर अपना रहा हूँ। पर्सनल तज़रिया बता देता हूँ। मुझे जितने भी यहाँ पे इंडियन लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तानियों के बारे में, वो यहाँ आकर चेंज हुआ है। अदरवाइज़ जो मीडिया से जो चीज़ें हमने वहाँ से पोर्ट्रे की थी, हम ये समझते थे कि शायद जो पाकिस्तानी हैं, वो हमें देखना ही नहीं चाहते, और वो जो है वो हमसे इस कदर नफ़रत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़, जो प्रोपेगेंडा मॉडल होता है, उसमें जब एक चीज़ आप 11 दफ़ा सुनते हैं ना, तो वो आपको सच 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 लगने लग जाती है। तो वो उनके ज़हन में यही था कि वो पाकिस्तानी जो हैं, वो तो शायद बड़े को नफ़रत करते होंगे हमें, ये वो इस तरह की चीज़। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि जो कुछ इवेंट्स होते हैं इंडिया में, वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बेसिकली पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। जैसे अब आप बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट आपने देखा, ऐसा कोई इंसिडेंट आप पाकिस्तान में नहीं देखेंगे कि हमने कहा हो कि ये जो मंदिर था, यहाँ पर पहले मस्जिद थी, तो ये अब हम इसको हटा के, हालाँकि 3% है, हम तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, तो हमने कहा हो कि वहाँ पे हम। तो दूसरी, अब ताजमहल में जो है वो ताजमहल की जो आपने द ताज स्टोरी के नाम से अब नई जो फ़िल्म आई है, वो भी आपने देखी होगी। इस तरह की हज़ारों प्रोपेगेंडा फ़िल्म, द कश्मीर फाइल्स, इस तरह की हज़ार किस्म की मैं आपको जो है वो मूवीज़ गिनवा सकता हूँ, जो हुकूमती सतह पर इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेट की जाती हैं, जहाँ से ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो है वो मुसलमान जो हैं या कोई एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, उसने ज़्यादती की है, ज़ुल्म किया है। तो मेरे ख़्याल में वो बात ठीक है, ये हर जगह पे होता होगा, ये हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको हुकूमती पुष्टपनाही नहीं हासिल होनी चाहिए। और एक चीज़, और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि बीजेपी जो है, वो तो मोदी साहब के ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं बातें, जब वो जहाँ पे मुसलमानों को घुसपैठिए कहते हैं और ये वो। तो ये वाली चीज़ें जो है, ये आप पाकिस्तान में कहीं भी नहीं सुनेंगे कि किसी हिंदू के बारे में कोई पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे। हमारी ये सूरत-ए-हाल चल रही है कि मैं बेसिकली ननकाना साहब से हूँ। आपने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सारी सूरत-ए-हाल हुई है, हमारी जंग की सी सूरत-ए-हाल है। लेकिन आप बताएँ कि किसी एक सिख का भी वीज़ा रुका हो?
अनटिल और अनलेस किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। इंडिया ने रोका है, पाकिस्तान की साइड से किसी ने, अगर इंडिया ने किसी को वीजा मतलब वहां से अगर किसी ने अप्लाई किया है, इंडिया ने अगर नहीं रोका तो पाकिस्तान ने किसी शख्स को नहीं रोका, पाकिस्तान ने क्लीन चिट दिया है। और जितने भी लोग ननकाना साहब आए हैं यात्रा पे, आप उनमें से एक एक शख्स को जाके पूछ लें कि अगर उनको प्रोटोकॉल जो है वो सदारती लेवल का नहीं मिला, तो वो जो है आप उनसे पूछ सकते हैं, फर्दन फर्दन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि मैं ये बात कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सारे इंडिया के लोग ऐसे हैं, मैं भी इंडिया के बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, जब उन्हें ये चीज ये जो उनके जहन से ख्याल निकला, तो वो हमसे हमसे बढ़ के प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़े अच्छे हम हमारे उनके साथ रिलेशन है इधर। और कभी ख्याल भी नहीं हुआ कि हम कोई इस तरह के मामलात में मौजूद हैं। और मैंने पिकाडिली सर्कस में यानी लंदन के मिड में जाके इंटरव्यूज किए हैं, जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों को खड़ा करके यही बार बार हुकूमतों से गुजारिश की है कि खुदारा आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं, ये लोग हैं जिन्होंने हम पर हुकूमत की, इंग्लैंड ने हम पर, बरतानिया ने हम पर हुकूमत की, इन्होंने हमें जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दी। तो ये यहाँ पर आके इनके मुल्क में तो हम बड़े जी सर करके और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से इंडिया के लोगों के अंडर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मैनेजर्स के अंडर जो है इंडियन लोग काम करें, और कोई किसी किस्म की कोई रेसिज्म नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और हम लोग इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर, लेकिन वहां पर बॉर्डर्स की दूसरी साइडों पे हम मौजूद हैं। लेकिन हमारे जहनों को इतना भरा जा रहा है, इतना भरा जा रहा है। लेकिन ये है कि मैं किसी को, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ब्लेम गेम जब तक हम करेंगे तो उसमें फायदा उन लोगों का होगा जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं उसका उनका फायदा होगा नहीं। सो हम जो इन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों को दिखाएं कि हम आपस में मोहब्बत करते हैं, हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमने हजारों साल की जो ट्रेडिशन है वो हम शेयर करते हैं, हम हजारों साल से इसी सरजमीन पे इकट्ठे रह रहे थे और बड़े पुरअमन अंदाज में रह रहे थे। हमारी शादियों में अभी भी जो है वो हिंदुइज्म का कल्चर या हिंदुस्तान का कल्चर झलक रहा होता है, वहां पर अभी भी हम मेहंदियां करते हैं, बारातें, वलीमे, ये वो सारी चीजें, ये इस्लामिकली तो नहीं है, ये सारी चीजें हमने हिंदुस्तान की सरजमीन से ली हैं। तो ये जो सारी चीजें अगर हम वो कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें ले रहे हैं, तो हम अपने बहन भाइयों के साथ क्यों नहीं रह सकते, रह सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उनको हमने अवॉइड करना है, हमने देखना है कि दूसरे लोगों को फायदा नहीं देना, बल्कि अपने जो पड़ोसी हैं उनका पहला हक होता है वो इस्लामिकली देखें या वो ट्रेडिशनली देखें। जिन लोगों ने अपने हमसायों के साथ अच्छे राब्ते रखे हैं, जिन मुल्कों ने हमसायों के साथ जंग नहीं की, उन्होंने दुनिया में तरक्की की है। बिल्कुल ऐसा ही है ज़ाहिर और मैंने वो मुझे चीज़ें तो पहले भी साथ किया था उन सारी चीज़ों को लेकर के कि आवाम जो है आम, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। जी पॉलिटिकली जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं वो 100% हर मुल्कों के अंदर ये थोड़ा-सा चलता है पॉलिटिकली प्रेशर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आपने बात की, वाक़ई में देखिए धीरे-धीरे करके इस सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में मैच्योरिटी आ रही है, लोग अब समझदार भी है, एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे के प्रोग्राम्स देखते हैं, एक-दूसरे की न्यूज़ देखते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बेहतर कल की उम्मीद हम ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है और वही सर मैं इकबाल सर और ज़ैन की इस बात से इत्तेफ़ाक करूँगी कि दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं जब बाहर मिलते हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज़ में और कोई नफ़रत नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि किसी को नुकसान पहुँचाया हमने किसी भी गेस्चर से। तो देखिए, हमें यहाँ पर रहकर अच्छे तरीके से मतलब एक-दूसरे के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ भी उसकी अपनी होती है और हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो यकीनन हमें नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए और पॉज़िटिविटी की तरफ आना चाहिए और इसी में मुझे लगता है कि हमारी आने वाली जो यूथ है उसकी भलाई है। और थैंक यू सो मच ज़ैन, थैंक यू सो मच इकबाल सर, आप दोनों के वक़्त का थैंक बहुत यू, शुक्रिया। व्यूअर्स थैंक आपका यू भी सो मच। शुक्रिया कि आपने आपने इस सेगमेंट को हमारे साथ एंड तक जॉइन रखा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।